ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशंस के करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। और जेई मेन की हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और जिसमें हम आपके लिए जेई मेन के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग भी अपनी कॉपी निकालिए, ठीक है, सवाल करना शुरू कीजिए। ठीक है, हमारा जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है वो एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ। हमें प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये आपको पता ही है। हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपको पता है। और हमारी जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये हमें बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब अपन जेई मेन के पीवाईक्यूज करते हैं और आप देखेंगे जेई मेन के जो प्रीवियस पीवाईक्यूज हैं उसमें ज़्यादातर पीवाईक्यूज जो होंगे 90% पीवाईक्यूज बहुत सिंपल होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हमें छोड़ने की आदत डेवलप करनी चाहिए, उन पर उलझना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आएंगे जिन पर उलझना नहीं चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ईजी हैं जिनको हमें कर लेना चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू हैव ए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। यानी कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए जिसपे कि रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर हो जाए। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट, तो रेंज इक्वल टू एच, तो रेंज इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो आप देखिए क्या क्या कट रहा है उसको काट दीजिए। हमें वैसे भी क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, नहीं थीटा निकालना है। जी से जी कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, तो टेन थीटा इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 4। तो इस तरह से मैंने बहुत ईजी वाला, आप लोगों का भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज हम 25-30 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर लगाओ पहला, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा ये सवाल हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ सवाल होंगे जैसे मैंने बताया था कि जो टफ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो होंगे वो एक बहुत ही इजी सवाल होंगे। ठीक है, a body of mass m thrown horizontally with a velocity v from the top of the tower of height h touches the ground at a distance 100 मीटर। तो जो जो ये बोलता जा रहा है वो हम बनाते हुए जाएं डायग्राम में ना। एक बॉडी है जिसको टॉप ऑफ द टावर, एक टॉप ऑफ द टावर है, इसकी h हाइट है ना, और उसको मैंने थ्रो किया विद हॉरिजॉन्टली, यानी कि मैंने हॉरिजॉन्टली वी वेलोसिटी से थ्रो किया, और इसकी जो रेंज मिली मुझे फुट से वो मिली मुझे 100 मीटर की। ये पहला केस है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, बॉडी ऑफ मास एम, इसका तो मास एम था, मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बॉडी है 2m मास की, 2m मास की, उसको भी मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया टावर की ऊपर से, लेकिन इस बार जो टावर की हाइट है वो है 4h, इस बार जो टावर की हाइट है वो है 4h, और इस बार जो वेलोसिटी से थ्रो किया v/2 वेलोसिटी से थ्रो किया। अब हम मुझसे पूछा है कि ये रेंज कितनी मिलेगी, यानी कि जमीन पे कहाँ टकराएगी, जमीन पे कहाँ टकराएगी। तो मुझे मालूम है कि रेंज इक्वल टू क्या होता है, u इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अब इस पार्टिकल को नीचे ग्राउंड पर टकराने में टाइम जो लगेगा वो u इंटू अंडर रूट 2h/g लगेगा। ये आपको समझ में आता ही नहीं आता। r इक्वल टू, तो r इक्वल टू यू इंटू 2h/g। ठीक है, r कितना दे रखा है 100 मीटर, तो इसको लिख सकता हूँ 100 u इंटू 2h/g। u बोलो v बोलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं, इधर मुझे निकालना है r2 निकालना है, इधर क्या हो जाएगा v/2। देखिए यहाँ पर भी जो चीज़ हो जाएगी वो सेम चीज़ हो जाएगी ना भाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी v/2, इसका टाइम लेट्स से, इसका टाइम था t1, इसका टाइम था t2, तो v/2 टू t2, तो v/2 t2 क्या हो जाएगा, इसकी हाइट टाइम निकालने के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2h/g आया था, यहाँ पर 2 इंटू 4h/g यानी कि 8h/g। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो v/2, और यहाँ से मेरा 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो अंदर बच जाएगा, तो अंदर भी 2 बच जाएगा 2h/g, जो 2 से 2 कट गया तो सेम ही आ गया। तो इधर भी v इंटू अंडर रूट 2h/g था, इधर भी v इंटू 2h/g हो गया, यानी कि पहले भी 100 मीटर था, अभी भी 100 मीटर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 100 मीटर, 100 मीटर का हमारा आंसर आ गया। आइए इसको भर देते हैं, इंटीजर टाइप सवाल है, अच्छा सवाल है ना, और ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए हमारे। ठीक है, आप लोगों को क्या आ रहा है, ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी सवालों की। ठीक है,
तो जब भी कोई क्वेश्चन करने बैठे ना, प्रैक्टिस में डालिए कि मोबाइल तो दूर रखिए, बिकॉज जब मोबाइल दूर नहीं होता ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी आप क्या है कि मोबाइल से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन करने के बाद ही आप अपना मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हो ना, आप अपनी परसिवियरेंस डेवलप नहीं कर पा रहे। देखिए क्या होगा, एक फाइटिंग स्पिरिट होती है जो जब जेई में चाहिए होती है या किसी भी एग्जाम में चाहिए होती है, फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब है कि आप कितनी देर अपने माइंड को एक्टिवली इंगेज कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ करेंगे उतनी आपकी जो इंगेजमेंट पीरियड होगा ना, वो सवालों से जूझने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। तो सवालों से जूझने की क्षमता बढ़ानी है तो मोबाइल को दूर रखना जरूरी है ना। 1 घंटे फिजिक्स की प्रैक्टिस, 1 घंटे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस और 1 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस, ये तो रोज होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर होमवर्क, अपार्ट फ्रॉम योर होम थ्योरी रिवाइजिंग द नोट्स, जिसमें आप मोबाइल नहीं, सिर्फ आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब तक आप सवालों से जूझना नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर हम सवालों से जूझना सीख रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी आप देखिए 90% वालों में आपको लगेगा यार ये तो फॉर्मूला ही लगाना था, यही कॉन्सेप्ट लगाना था, ये तो मुझे आता ही था, इसमें क्या खास बात है। बात है कि आप जूझ पा रहे नहीं जूझ पा रहे। तो जैसे ही कोई सवाल दिखे सबसे पहले तो उसकी वैल्यू लिखती जाएगी, तुरंत डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना दीजिए रफ में, उससे आपकी क्लियरिटी आएगी। अ मैन कैरिंग ए मंकी ऑन हिज शोल्डर डज समथिंग साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर। तो भैया ये रेडियस है, ये 9 मीटर की रेडियस है, तो रेडियस दे रखी 9 मीटर, लिखते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। कंप्लीट द 120 रिवॉल्यूशन इन 3 मिनट में करता है, 120 रिवॉल्यूशन 3 मिनट में करता है। द मैग्नीट्यूड सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन निकालना है, हमें मालूम है v स्क्वायर बाई आर होता है या ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड। तो हमें आर पता है, क्या मुझे ओमेगा पता है, नहीं पता, तो ओमेगा निकाल सकता हूँ, ओमेगा निकाल सकता हूँ। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने दे रखा है 120 रिवॉल्यूशन इन 3 मिनट। तो एक रिवोल्यूशन मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो 120 रिवोल्यूशन मतलब हो गया 120 इंटू 2 पाई, 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकंड। ऐसे बोल के करिए। ओमेगा निकाला 120 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब हो गया 2 पाई रेडियन, तो 120 रिवॉल्यूशन मतलब हो गया 120 इंटू 2 पाई, टाइम 3 मिनट है मतलब 180 सेकंड से। तो ये मेरा ओमेगा आ गया, ओमेगा की वैल्यू यहाँ उठा के डाल दूंगा, ठीक है। आइए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, 2/3, तो ये हो जाएगा 4 पाई/3 आ गया, 4 पाई/3। अब 4 पाई/3 आ गया तो इसकी वैल्यू उठा के डालूंगा तो 16 पाई स्क्वायर अपॉन 9 आएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू भी 9 है, तो 9 से 9 कट गया, 16 पाई स्क्वायर आंसर आ गया। देख लीजिए चारों ऑप्शन से एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। तो जैसे ही सवाल आए डरिए मत, डायग्राम बनाइए, जो जो वैल्यूज दे रखी है उनको लिखने की कोशिश कीजिए, सवाल अपने आप खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए, the maximum height reached by a projectile is 64 meter, maximum height reached by a projectile is 64 meter if the initial velocity is halved, the new maximum height of the projectile is, so maximum height जो होती है वो होती है u square sin square theta upon 2g, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का। if the initial velocity is half, अगर initial velocity को हाफ कर दूंगा यानी कि u से u/2 हो जाएगी, अगर u से u/2 हो जाएगी तो न्यू मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, u से u/t हो जाएगी। तो आप ही समझ सकते हैं u से u/t हो जाएगी तो नई हाइट हो जाएगी h1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसकी लिख सकता हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हो जाएगा 4। और ये वाली हाइट जो है ये तो 64 मीटर दे रखी है आपको, तो 64 अपॉन 4 ये हो जाएगी 16 मीटर। ये तो बहुत ईजी सवाल है जो हमारे किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। तो हमारी हाइट हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। कुछ सवाल तो बिल्कुल ईजी मिलेंगे आपको, एक आध कोई ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, अब जैसे ये एक सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाय द एक्स इक्वल टू 2 + 4t एंड वाई इक्वल टू 3t + 4t स्क्वायर। देखिए पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो या तो सर्कुलर मोशन होगा या पैराबोलिक मोशन होगा, देख लेते हैं क्या होता है। एक्स इक्वल टू 2 + 4t, एक्स इक्वल टू 2 + 4t है, और y जो है वो दे रखा है 3t + 8t स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालूंगा यानी कि ux निकालूंगा, वो हो जाएगा dx/dt और वो जाएगा 4। और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 + 16t। क्या ये समझ में आया आपको? तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है टाइम के साथ चेंज होती है। और ऐसा किस केस में होता है? ऐसा सिर्फ पैराबोला, ऐसा जब होता है जब वो एक पैराबोलिक मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अलोंग अ पैराबोलिक पाथ हो रहा है, यानी कि वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तभी ऐसा होता है। तो ये हम अच्छा थियोरेटिकल सवाल है लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आइए, ठीक है।
ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और टी टाइम लगता है, तो लेट्स से टी टाइम लगता है, यानी कि 2 पाई आर अपॉन वी इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है भाई। एक पार्टिकल है जो इस आर रेडियस से सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, इसको टी टाइम लगता है, तो टाइम टेकन हो जाएगा सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड। इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट ए एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, अच्छा इसी स्पीड से मैंने इसको प्रोजेक्टाइल में डाल दिया है, तो मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r, तो h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन, h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बिल्कुल ठीक है। क्या क्या दे रखा है, अच्छा हाइट दे रखी 4r, वेरी गुड, हाइट दे रखी 4r और इसी स्पीड से डाल दिया गया, तो स्पीड क्या होगी इसकी, v इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी, v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। अब ये देख लो यार, मुझे जो भी आंसर लाना है वो साइन इनवर्स की टर्म में लाना है, एंगल निकालना है, मुझे निकालना क्या है, एंगल निकालना है ना, तो बाकी सबको तो हमको हटाना ही है। तो हाइट तो आगे 4r ये दे ही रखी थी, u स्क्वायर की जगह यूज किए, u और v एक ही बात है, तो इसको यहाँ पर डालेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर, और ये तो साइन स्क्वायर थीटा भैया तो एक एज इट इज रहेंगे, इसी 2g भैया भी एज इट इज रहेंगे। अब देख लो इसमें क्या क्या कट गया, जो जो कट गया उसको काट दो, ठीक है, ये एक आर से ये एक आर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और क्या कट रहा है, 4 से 4 भी कट रहा है, बिल्कुल 4 से 4 भी कट रहा है, बाकी तो कुछ और कट नहीं रहा, तो लिख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए 2g स्क्वायर, 2g स्क्वायर, वेरी गुड, 2g स्क्वायर आ गया इधर, और क्या बचा, ये बचा हमारे पास आर पाई स्क्वायर आर बचा, पाई स्क्वायर आर बचा। अब तो दिख रहा है ना सादा सीधा सा, कॉस इनवर्स तो आएगा नहीं, ये दिख ही रहा है मैं, 2g स्क्वायर पाई स्क्वायर आर, और साइन स्क्वायर थीटा आया है हमारे पास, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर, तो थीटा इक्वल टू जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर, इस तरह से अपन इसको कर लेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और अपन देख सकते हैं कितने लोगों ने 67% बच्चों ने इस सवाल को सही कर पाए, तो अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप इस तरह के सवालों को सही कर सकते हैं, तो ये तो एक बहुत इजी सवाल था, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तभी जेईई मेन में सिर्फ 67% बच्चे ही उस सवाल को सही कर पाए, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, एक बॉडी है विच इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h हिट्स एन इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट h, तो एक हाइट h पे ये टकराती है, एक हाइट h पे ये टकराती है, तो हम देख लेते हैं कि यहां से कोई बॉडी है, ठीक है, वो यहां पर टकराई, ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो हाइट है ये दे रखी कैपिटल H। A body starts falling freely from height h, hits an inclined plane in its path at height h, और ये वाली जो हाइट है ये है स्मॉल h जिस पर टकराई, यानी कि फाइनली इसने जो पाथ ट्रेवल किया यहाँ से टकराने से पहले ये किया इसने अंडर रूट h माइनस एच, अंडर रूट h माइनस एच। अब हमसे पूछा है उसके बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये अच्छा सवाल है, अगर आप इस तरह के सवाल को छोड़ भी सकना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल सवाल है, ठीक है, इसको समझने में भी मुश्किल आएगी, मेरे को खुद तो भी 2 बार लगे था इसको समझने में। तो वैल्यू ऑफ h बाई एच फॉर विच द बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो पहले तो हम निकाल लें कि इतना ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, फिर हमें निकाल लें इतना ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो पहले तो h माइनस एच कर रहा है, फिर कर रहा है वो h, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और अगर इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो इसका डिफरेंशिएशन को 0 करना है, तो पहले तो अपन इसका टाइम निकाल लेते हैं, इसका टाइम मान लीजिए ऊपर से यहाँ तक आने का टाइम जो जाएगा 2 अंडर रूट h माइनस एच अपॉन जी, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम जो जाएगा 2 अंडर रूट h बाई जी, ठीक है, और हमें करना है t1 प्लस t2 को 0, t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t इक्वल टू t1 प्लस t2, टोटल टाइम क्या हो जाएगा t इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है, तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरा, मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल T इक्वल टू अंडर रूट 2h माइनस एच अपॉन जी प्लस अंडर रूट 2h अपॉन जी, और अगर मैं dt बाई डी करके इसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा, dt बाई डी करके मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा h इक्वल टू h बाई 2। तो अगर मेरे से वैल्यू पूछी है h अपॉन h की वैल्यू पूछी है तो ये 2:1 आ जाए। अच्छा सवाल है ना, ज़्यादा ही अच्छा सवाल है, आप इसको ऐसे इस तरह के सवालों को
एग्जाम टाइम में तो आई विल सजेस्ट कि आप छोड़ सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एकदम से क्लिक होना मुश्किल है। तो ये आप देखिए कि 7 में से एक सवाल ऐसा आया है जो मुझे लगता है कि एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छे बच्चे इसको कर पाएंगे ना, एवरेज बच्चा इस तरह के सवाल को नहीं क्लिक कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे ये तो बहुत ही ऐसे लल्लू सवाल है, इनको इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 400 मीटर टावर। तो क्या है, ये टावर है, इसकी हाइट है 400 मीटर टावर, है ना। तो हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया और एक प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे थ्रो किया। एक का एंगल है वर्टिकल से 45 डिग्री, एक का अगर एंगल वर्टिकल से 45 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री होगा। चलो दोबारा बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक को मैंने ऐसे थ्रो किया और एक को मैंने ऐसे थ्रो किया। एक का एंगल तो है 45 डिग्री वर्टिकल से, तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री होगा। एक का एंगल है वर्टिकल से 60 डिग्री, तो वर्टिकल से 60 यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरी ए पार्टिकल है, ये मेरा बी पार्टिकल है, ऐसे थ्रो किया। इफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट आर सेम, इफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट आर सेम द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। ठीक है, अगर इन दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, अगर इन दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो इनकी स्पीड का रेशियो हमसे पूछा है, इनकी स्पीड का रेशियो पूछा है। तो देखिए अब सीधा सीधा अपन इक्वेशन लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, उससे हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो टी तो सेम हो जाएगा और स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो आप निकाल लगाइए इसमें, ये तो हो जाएगा माइनस एच यू ए टी माइनस 5t स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव, बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन यू ए टी। ठीक है, अब यहाँ पर यू ए ना आके यू ए साइन थीटा आएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ यू ए साइन थीटा आएगा। हाँ दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, तो माइनस एच यू वाई साइन थीटा इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर, है ना। इसी तरह से दूसरी में भी ये लिखूंगा, वो भी आ जाएगी यू वाई साइन थीटा। अब ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये यू वाई ए की वाई है, ये बी की वाई है, माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये यू ए है तो इसका जो साइन थीटा होगा, यू बोलता हूं ए का वाई, यानी कि हो जाएगा u बाई रूट टू, बी का वाई हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा u बाई टू। आप इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा u बाई रूट टू टी माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू u बाई टू टी माइनस 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कट गया, आराम से ये u है और ये u भी है, इनका रेशियो निकालेंगे और आप इनका रेशियो निकालेंगे, आपको 1:√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए अपने। तो पार्टिकुलर मास एम प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बनाते जाइए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल है मास एम का, उसको प्रोजेक्ट किया हमने। ठीक है, 30 डिग्री के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए, और the magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at the maximum height। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, इस जगह पे हमसे इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है। ठीक है, हम इस जगह हमें इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो हमने अगर इसे u से फेंका था तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी इसकी जो स्पीड होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी u cos थीटा होगी, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल था, तो यहाँ पर भी जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी u cos थीटा होगी, यानी कि u इंटू √3/2 इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी। यानी इसका जो मोमेंटम होगा, इसका जो इस जगह मोमेंटम होगा वो हो जाएगा mu, यानी कि mu इंटू √3/2, ये इसका मोमेंटम हो जाएगा। हमसे बात कर रहा है एंगुलर मोमेंटम की, ये तो लीनियर मोमेंटम हुआ, हमसे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम हम क्या करते हैं। ठीक है, हम इसको आगे पीछे करके इसकी परपेंडिकुलर हाइट डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी वो जाएगी h मैक्सिमम, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी h मैक्सिमम। तो जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे हम इसका, इस पार्टिकल किसके एक्सिस के अक्रॉस, स्टार्टिंग पॉइंट के अक्रॉस, हमसे अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्शन किया गया था वहां उसके रेफरेंस में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हम उस पॉइंट से
इस मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको हम आगे पीछे करेंगे तो जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो h हो जाएगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L इक्वल टू एम वी आर जो जाएगा वो जाएगा एम यू रूट 3/2 इंटू एच मैक्स। व्हाट इज एच मैक्स? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और इसका अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट रूट 3/16 एम यू क्यूब अपॉन जी। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, अगर आप कॉन्फिडेंट तो ये सवाल अटेम्प्ट करने लायक है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तब जैसे आप तो ये बात थोड़े से इजी सवाल आ गए। ठीक है, इनको तो कभी छोड़ना ही नहीं मैं किसी भी हालत में। कि if the radius of the curvature of the path of two particles of same masses are in the ratio of 3:4, तो R1 अपॉन R2 का हमें रेशियो दे रखा है 3:4 का दे रखा है। Then in order to have a constant centimeter acceleration, constant centimeter acceleration चाहिए, यानी कि A1 बराबर A2 चाहिए, यानी कि V1 का स्क्वायर अपॉन R1 इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन R2 चाहिए। Their velocities will in the ratio, तो V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा R1 अपॉन R2 which is 3/4, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू जाएगा √3/2। बहुत ही इजी सवाल है ये सवाल, तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितने परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी सिर्फ 66% बच्चे ही सही करके आए। तो अगर आपने जेई मेन का बेसिक्स भी पढ़ रखा है ना, ये तो ऐसा सवाल था जिसको 90% बच्चों को सही करना चाहिए था। इसका मतलब है कि आप लास्ट के 2-3 महीने में अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं, और अगर आप इस लेवल के भी पीवाईक्यूज करके चले जाते हैं तो फिजिक्स में आपको 70% से 80% सवाल तो इसी लेवल के मिलने वाले हैं। अगर आप उनको भी अटेम्प्ट करके आते हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस तरह के बेसिक्स वालों को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। ओके, a ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity u, ठीक है, and the steps are point 0.1 meter wide. The minimum velocity in which the ball just hits the top of the fairway will be, ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, हम इस तरह के सवालों को छोड़ भी कोशिश करके देख लेते हैं, पर मैं मानता हूँ कि इस तरह के सवालों को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बॉल है जो स्टेयरवे पे रोल कर रही है। ठीक है, तो ये स्टेयरवे है आपकी। ठीक है, ये स्टेयरवे है, इस पर रोल कर रही है, और यहाँ पर शुरू में रोल करते करते फिर यहाँ से ये यहाँ पर आई, टकराई सीधी। ठीक है, 5वीं स्टेप से टकराने से पहले, तो 5वीं स्टेप से इसकी जो लंबाई है, स्टेयर की लंबाई भी 0.1 मीटर है, हाइट भी 0.1 मीटर है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूँगा या रेंज की बात करूँगा, तो टकराने से पहले ये 0.4 मीटर चल चुकी होगी, और 0.4 मीटर चलने में इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टी टाइम लगेगा। क्या ये समझ में आया? 0.4 मीटर, 4 स्टेप चल चुकी होगी, यानी कि रेंज इसने कितनी ट्रेवल कर ली? एक स्टेप 0.1 मीटर की, तो 4 स्टेप्स कितनी होगी? 0.4 मीटर की। अरे एक स्टेप 0.1 मीटर की, तो 4 स्टेप कितने की होगी? 0.4, 0.1 इंटू 4, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u इंटू टी। तो u तो इसकी स्पीड है ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और t इसका ट्रेवल टाइम है। ठीक है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अच्छा वर्टिकली कितना ट्रेवल कर चुकी है। वर्टिकली जब नीचे आएगी तो वर्टिकल भी कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? वर्टिकल भी ये ट्रेवल कर चुकी होगी 0.4 मीटर। वर्टिकल भी ये ट्रेवल कर चुकी है 0.4 मीटर, तो ये वर्टिकल ट्रेवल कर चुकी होगी। ठीक है, और h का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ जी टी स्क्वायर। h का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ 0.4, हाफ जी की वैल्यू से 0.5, और t की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी मैंने 0.4 अपॉन u का होल स्क्वायर। 0.4 अपॉन u का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.4, तो ये तो हो गया 4, अच्छा ठीक है, 0.4, 0.5, 0.4 इंटू 0.4 अपॉन यू स्क्वायर, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, और ये कटने के बाद हमारे पास क्या बचा? 0.5 इंटू 0.4, 0.5 इंटू 0.4 हमारे पास बचा। ठीक है, तो इसको वो मल्टीप्लाई करें 0.5, तो यू स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 0.4, ये हो गया 2, 0.5 इंटू 0.2, 0.4 हो जाएगा 2, और हाँ ठीक है, या तो u इक्वल टू हो जाएगा √2, u इक्वल टू हो जाएगा √2। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू पूछी है, यानी कि x की वैल्यू पूछी है, हम बोल सकते हैं x इक्वल टू जाएगा 2। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको अपन इस तरह से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दे रखा है पढ़िए इसको,
और पढ़ने के बाद शांत मत हो जाएगी, जो जो दे रखा है ना उसको लिखते जाइए। A vehicle mass 200 kg is moving along a labeled curved road of radius 70 मीटर, मास 200 kg लिखो, रेडियस कितने रखी है 70 मीटर, 70 मीटर की रेडियस दे रखी है, वेरी गुड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है 0.2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब हमसे पूछा है सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स पूछा है, वो होता है mv²/r, ओके। हमें ये भी मालूम है m ओमेगा स्क्वायर r भी होता है, m ओमेगा स्क्वायर भी r होता है। m पता है, ओमेगा पता है, r पता है। अगर ये सब कुछ पता है तो फिर सब कुछ हो जाएगा फिर तो, और आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे, 560 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। A disk is rolling without sleeping on a surface, एक डिस्क है जो रोल कर रही है without sleeping on a surface, the radius of the disk is r and at t equal to 0 the topmost point of the disk is shown in the figure। यहाँ पर ये topmost point है, तो ये आपका डिस्क है, ये a पॉइंट है, ठीक है, और ये आपकी रेडियस है, और ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, जैसे इन्होंने घूमना दिखाया गया। When the disk completes the half of the rotation, जब डिस्क अपना हाफ ऑफ द रोटेशन कंप्लीट कर लेती है और ये घूम के इधर पहुंच जाएगी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, देखिए जब ये रोल करके आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ए होगा वो तो नीचे आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी हाफ रिवोल्यूशन करेगी। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब है कि पाई आर, पूरे रिवोल्यूशन मतलब होता है 2 पाई आर, तो हाफ रिवोल्यूशन मतलब हो जाएगा 2 पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये हमें मालूम है 2 आर है, ये डिस्टेंस में मालूम है पाई आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 आर परपेंडिकुलर अपन बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और r को अगर मैंने बाहर ले लिया तो 4 प्लस पाई स्क्वायर। तो क्या हमारे पास आंसर है? हमारे पास आंसर होना चाहिए, अगर है तो फिर ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये भी एक बहुत इजी सवाल है, ये भी हमारे जो सवाल होने चाहिए, ये किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, ये तो बहुत इजी सवाल है। A projectile is projected at 30 degree from the horizontal with initial velocity 40 मीटर पर सेकंड, तो हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है हमसे, ठीक है। और हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी पूछी हमसे, ठीक है। तो पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, u cos थीटा, ux क्या हो जाएगा u cos थीटा, और वो हो जाएगा 40 इंटू cos 30 के लिए √3/2, यानी कि हो जाएगा 20√3। क्या ये क्लियर है? इसी तरह से वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy हो जाएगा 40 इन साइन 30, साइन 30 वाली जाएगी 1/2, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ये आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी, t इक्वल टू 2 सेकंड में हम वेलोसिटी पूछिए, तो हम वर्टिकल पहले तो वर्टिकल वेलोसिटी, अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी t सेकंड पर जाएगी, ये तो uy था, तो vy इक्वल टू जाएगा uy माइनस gt, तो uy कितना था 20 और g कितना है 10 और t भी 2 है, यानी कि 0, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी जो t इक्वल टू 2 पे होगी जो 0 होगी, यानी जो हमसे पूछा गया वेलोसिटी पूछी गई, तो वेलोसिटी जो होगी t इक्वल टू 2 पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 20√3, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 20√3। तो बहुत ही इजी सवाल है, किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट 35 सेकंड में तो हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ये, तो ये सवाल तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए था। ओके, ये अगला सवाल ये भी प्रोजेक्टाइल का अच्छा सवाल है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट ए 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट द सेम हाइट ऑफ टाइम 3 सेकंड एंड 5 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन। तो आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया और ये सेम हाइट पे है 3 सेकंड होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको 5 सेकंड लगे। ये दोनों की हाइट जो है वो सेम है, ये दोनों की दोनों हाइट लेट्स से कि h है, h हाइट है। हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हमसे स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछा। अब देखिए ये सवाल दो तरीके से होता है, एक जगह तो आप सेकंड इक्वेशन मोशन लगा के दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दो, ठीक है, दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दो, एक तरीका तो वो है, और एक और दूसरा सिंपल तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर करता हूं तो मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है ना, 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल पे थ्रो किया है मैंने, ठीक है। तो s मुझे मालूम है h इक्वल टू होता है u y t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है।
और ये मान लीजिए T1 टाइम था, ये भी T1 टाइम था, और ये दूसरा हो जाएगा UYT2 माइनस हाफ G T2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों T1 और T2 का अपन इसमें बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, हमें मालूम है कि T1 और T2 क्या है। एक तरीका तो ये है करने का। ठीक है, दूसरा तरीका जो और भी आसान तरीका है, वो ये है, देखिए यहां से यहां तक जाने में उसको 3 सेकंड लग रहे हैं और यहां से यहां तक जाने में उसको 5 सेकंड लग रहे हैं, पूरा यहां तक जाने में 5 सेकंड लग रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो यहां से नीचे आने में उसको 3 सेकंड लगेंगे, यानी जो टोटल फ्लाइट टाइम हो गया, टोटल फ्लाइट टाइम कितना हो गया, टोटल फ्लाइट टाइम हो गया 8 सेकंड। क्या ये समझ में आया कि टोटल फ्लाइट टाइम कितना होगा, कि टोटल फ्लाइट टाइम 8 सेकंड हो गया। अगर टोटल फ्लाइट टाइम मालूम हो गया तो टोटल फ्लाइट टाइम की फॉर्मूला मालूम है 2u sin थीटा बाई जी होता है, होता नहीं होता। तो टोटल फ्लाइट टाइम तो हो गया 8 2 u की वैल्यू, स्पीड तो निकालनी है, मैंने निकाल लेंगे, sin 30 1/2 और g 1/2 से कट गया और u इक्वल टू आ गया 80 मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है, सेकंड तरीका जो है ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे हम फटाफट इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके तुरंत सवाल कर सकते हैं, आप लोग भी इसको अपनी स्पीड से करते जाइए तभी मजा आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था, पर इसको हम अटेम्प्ट करें तो हम आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और सवाल देख लीजिए, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड at angle 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed. The ratio of the maximum height obtained by the two projectile respectively. तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल है, हमें बोला गया है दो एंगल का h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो h1 अपॉन h2 का रेशियो पूछा है हमसे। ठीक है, सेम स्पीड से थ्रो किया गया है, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2, बाकी तो सब तो कट जाएंगे। साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 √3/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखें इस सवाल को कितने % लोगों ने सही किया है, देखिए आप इस सवाल को भी सिर्फ 69% लोगों ने सही किया है, यानी कि 31% बच्चों ने तो इस सवाल को भी गलत कर दिया, जो कि इतना इजी सवाल था। ये ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल सीटर है, मतलब अगर ये आपके जेईई मेन में आ जाते हैं, और ये 80% सवाल इस तरह के आ रहे हैं आपके। ओके, अगला सवाल देखते हैं, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पॉजिटिव एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। ओके, तो अगर मैं r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी करता हूँ, तो ये 15 मीटर है मेरे पास, u स्क्वायर दे नहीं रखा, साइन 30 ये हो जाएगी साइन 30 2 थीटा मतलब साइन 30 जी। एक इक्वेशन तो ये दे दी, ठीक है, एक इक्वेशन तो मेरे पास ये दे रखी है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इफ द प्रोजेक्टाइल इज पॉजिटिव विद द सेम वेलोसिटी, इफ द प्रोजेक्टाइल इज पॉजिटिव विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन इसकी रेंज कितनी होगी। ओके, तो दूसरे केस में मेरे से रेंज पूछी है, r2 पूछी है, u स्क्वायर, अब एंगल दे देगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब हो गया साइन 90, क्योंकि 2 थीटा है तो साइन 91 हो जाएगा, और g। ठीक है, अब यहाँ से अपन वैल्यू निकालनी है, तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, u स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 15 u स्क्वायर साइन 30 इसकी वैल्यू होती है हाफ अपॉन जी, तो मैं बोल सकता हूँ u स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू जाएगा 30। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया। ओके, इफ द प्रोजेक्टाइल विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, तो पहले इसकी रेंज आ रही थी 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर आ रही थी, ये 50 मीटर आ रही थी, तो ये भी 50 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 100, और ये r2 भी हो जाएगी मेरी u स्क्वायर बाई जी 100 मेरी रेंज हो जाएगी। अच्छा सवाल है, इजी है, ठीक है, लेकिन आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, यहाँ 50 दे रखा था, मैंने यहाँ 15 डिग्री लिख दिया, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। और इसको भी देखिए आप 72% लोगों ने सही किया, 28% लोगों ने इस सवाल को भी गलत किया है। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस, where x and y are measured in the meter, the maximum height attained by the projectile will be, the maximum height attained by the projectile will be। तो पहले तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये स्टैंडर्ड ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है। हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसमें बाहर लेता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन 20, अब इसको इक्वेट करूँ
तो टेन थीटा इक्वल टू तो आ गया 1, यानी कि थीटा इक्वल टू तो आ गया 45 डिग्री, ठीक है। रेंज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। रेंज, इतनी सारी चीज़ें तो मुझे इससे डायरेक्ट मिल गई कंपेरिजन करने में। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, रेंज हमें दे रखी है, तो रेंज से मैं पहले तो स्पीड निकाल लूंगा, फिर हाइट निकाल लूंगा। तो पहले तो रेंज का फॉर्मूला लगाता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वेरी गुड। रेंज कितनी रहेगी? 20 मीटर। वेरी गुड। यू स्क्वायर पता नहीं है। साइन 45, साइन 2 थीटा, थीटा 45 है तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 200। क्या ये समझ में आया कि मेरे पास यू स्क्वायर तो आ गया 200, अगर जी की वैल्यू को मैं 10 लेके चल रहा हूँ तो। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा क्या? मैक्सिमम हाइट पूछी है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 200। वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री में 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2g नीचे का नीचे है ही सही, तो कितना हो गया? 4g। ये कितना हो गया? 4g। 4g का मतलब हो गया 40, 200/40, तो यह हो गया 5 मीटर। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए। और देखें कितने परसेंट लोगों ने सही किया है। ओहो, हमने थोड़ा जल्दी, शायद जल्दी देख लिया। एक बार देखें पुराना, अगर हम देख सकें ना कितने लोगों ने हमने इसको सही किया था। चेक आंसर। और 55% बच्चों ने ही इस सवाल को सही किया है। तो ये इतना इजी होने के बावजूद 55% बच्चों ने इसको सही किया है। आइए अगला सवाल लेते हैं। 2 projectiles A and B are thrown with an initial velocity of 40 meter per second and 60 meter per second at an angle 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The ratio of their ranges are respectively. तो ये तो रेंज निकालनी है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। R1 U1 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, R2 U2 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी, ठीक है। और ये हमें वैल्यू पुट करनी है तो, है ना। तो ये 40 1600 हो जाएगा। साइन 2 थीटा 1 यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 अपॉन जी हो जाएगा। अब U2 का स्क्वायर, अगर U2 का स्क्वायर तो ये U2 का स्क्वायर तो सेम ही है 1600। साइन 2 थीटा 2 साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? साइन 120 की वैल्यू होती है साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये भी √3/2 और ये भी जी। तो ये तो आंसर आ गया 1:1 आ गया भाई, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। ओहो, हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ओह, स्पीड अलग अलग है, सॉरी स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पर 1400 लेना था, तो यहाँ पर मुझे लेना था 3600। देखिए ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा 16/36, यानी कि 4:9। बिल्कुल सही। तो कैलकुलेशन और कॉन्फिडेंस की वजह से हमने गलती कर दी, दोनों जगह सेम स्पीड ले ली, क्योंकि एक जगह स्पीड दे रखी थी 40 मीटर पर सेकंड, एक जगह स्पीड दे रखी थी 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फिर गलतियां होती है। कुछ क्वेश्चन तो मान के चलिए आप गलतियां करेंगे, तो उससे लेके ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मेरी सिली मिस्टेक। कुछ क्वेश्चन तो होगी, देखिए जैसे इस क्वेश्चन मैंने ही एक मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो ये तो होगा ही, कुछ गलतियां तो सबसे होनी है, तो यू कांट अवॉइड इट, ठीक है। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? चाइल्ड ऑफ मास 5 kg इज गोइंग अराउंड अ मेरी गो राउंड दैट मेक्स 1 रोटेशन इन 3.14 सेकंड। तो मास दे रखा है 5 kg का। ओमेगा निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। देखिए 1 रोटेशन इन 3.14 सेकंड, 1 रोटेशन मतलब क्या हो गया? 2 पाई। टाइम कितना लगा? 3.14 सेकंड, यानी कि पाई टाइम लग रहा है। 3.14 सेकंड का 4 का मतलब क्या हो गया? पाई टाइम लग रहा है। तो मैं काट दूं तो ओमेगा इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। रेडियस ऑफ द मेरी ग्राउंड आर भी 2 दे रखा है। वेरी गुड। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही होता है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम कितना है? 5, ओमेगा कितना है? 2, उसका स्क्वायर 4, आर कितना है? 2, तो 20 × 2 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये 72% बच्चों ने इस सवाल को सही किया है। तो अगर आप इस तरह के सवाल सही कर देते हैं और सिली मिस्टेक आप अपनी कंट्रोल में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से इस गेम को जीत सकते हैं। आइए
A particle is moving with a constant speed in a circular path when the particle turns by an angle 90 डिग्री. ओके, तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ओके, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. when the particle turns by an angle 90 डिग्री. अच्छा, यहाँ से लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे और 90 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते तो यहाँ पर पहुँच जाएगा. 90 डिग्री का तो ये हो गया. द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v थी और यहाँ पर भी इसकी स्पीड v है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इसकी v ही रहेगी. लेकिन हमसे पूछा रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी, तो हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो भाई ये यहां से यहां चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो तो r√2 हो गया. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया r√2. टाइम कितना लगेगा हमें मालूम है. पूरे सर्किल में टाइम कितना लगता है? 2 पाई r अपॉन v लगता है. पूरे सर्किल में टाइम कितना लगता है? 2 पाई r अपॉन v. क्वार्टर सर्किल में t/4 क्या हो जाएगा? पाई r अपॉन 2v. होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई r अपॉन 2v. ऊपर चला गया, 2v ऊपर चला गया. क्या क्या कट रहा है? r से r कट रहा है बस. तो ये हो गया 2√2v अपॉन पाई, 2√2v अपॉन पाई. तो ये हमारी होगी एवरेज वेलोसिटी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी हमारी? v थी. तो हमसे पूछा इन दोनों का रेशियो, तो इसका और इसका रेशियो पूछा है. यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मेरी v थी और एवरेज वेलोसिटी आ गई 2√2v अपॉन पाई है. तो ये कट गया, तो ये हो गया π/2√2. रेशियो जो हो गया π/2√2 हो गया. यहाँ रेशियो दे रखा है π/x√2. तो x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू हो जाएगी 2. अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो इसको. मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, ये होना चाहिए. और आप देखिए सिर्फ 54% लोगों ने सवाल को सही किया, जबकि ये एक नीट लेवल का ही सवाल है. इससे ज़्यादा ऊपर मैं सवाल को नहीं मानता. ओके, आइए, ये बिल्कुल असर्शन रीजनिंग का सवाल है. मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सवाल है कि क्या बोला हुआ है. व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम. हमें जानते हैं कि r इक्वल टू होता है u² sin 2θ अपॉन g. और अगर मुझे r को मैक्सिमम करना है तो sin 2θ को 1 करना होगा, तो थीटा क्या होगा? 45 डिग्री होगा. तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है. और इसका रीजन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है. मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ sin 2θ शुड बी इक्वल टू 1. तो ए भी ट्रू है और आर भी सही है. बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए. आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए. बिल्कुल सही है. तो हम इसको आराम से, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसको बहुत आराम से कर सकते हैं. पीछे देखें हमने कितने लोगों ने सही जवाब दिया था. हाँ, ये क्वेश्चन का तो 88% लोगों ने सही जवाब दिया. तो ये क्वेश्चन तो कोई नहीं छोड़ेगा, तो बहुत ईजी का सवाल था, ठीक है. अ चाइल्ड stands on the edge of a cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second, neglecting the air resistance. The speed which the stone hits the ground will be. Okay. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? एक चाइल्ड है जो एक क्लिफ पे खड़ा हुआ है, ठीक है. कितनी हाइट है क्लिफ की? 10 मीटर हाइट है. ये 10 मीटर की हाइट है क्लिफ की. और यहाँ से उसने एक स्टोन को थ्रो किया. स्टोन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वह है 5 मीटर पर सेकेंड. स्टोन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड. नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड विल बी. ठीक है, अब हमें निकालना है स्पीड विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड. ठीक है, तो जब स्टोन गिरेगा तो उसकी कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और कुछ ना कुछ उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी. अब भाई 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जब टकराएगा तब 5 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगा. वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी. अब वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? वर्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? अच्छा, शुरू में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है. सबसे पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा. तो टाइम जो लगेगा उसको नीचे आने लगेगा 2h अपॉन g. तो 2 × 10 अपॉन 10. h कितना है? h कितना है? h भी 10 है. इसका हाइट कितनी है? 10 है. और g भी, हाँ, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा इसका √2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड में इसको नीचे पहुंचेगा. 2 सेकेंड में इसको नीचे पहुंचेगा. अगर ये 2 सेकेंड में नीचे पहुंचेगा, ठीक है, 2 सेकेंड में नीचे पहुंचेगा. अच्छा, हम ये भी निकाल सकते हैं इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? uy का स्क्वायर प्लस 2gh. ये भी निकाल सकते हैं. वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 2gh10. तो vy का स्क्वायर, यानी कि vy का स्क्वायर तो हो गया 200 मीटर पर सेकेंड. तो vy का स्क्वायर मालूम है, ठीक है.
वी वाई का स्क्वायर मालूम है, क्या वी एक्स पता है? हाँ बिल्कुल वी एक्स पता है, वी एक्स तो सेम रहेगा, वी एक्स कितना रहेगा? इनिशियल स्पीड जो हॉरिजॉन्टली है 5 मीटर पर सेकंड है, उसी की स्पीड रहेगी, तो यानी कि वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो फाइनल वेलोसिटी, अच्छा इस टाइम की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ी, इसको छोड़ भी सकते थे हम, तो ये हमें मालूम पड़ जाएगा 200 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर 225, तो ये हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जिससे टकराएगा वो हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा सवाल है, लेट्स सी कितने लोगों ने कितने लोगों ने हमें इसको सही किया। 74% लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। A mass of 1 kg is tied to end of a massless string of length 1 meter. If the breaking tension of the string is 400 Newton, the maximum linear velocity the stone can have without breaking the string with rotor. तो ब्रेकिंग स्ट्रेन यानी कि सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि FC की बात कर रहे हैं, वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ये मैक्सिमम दे रखा है 400 न्यूटन, वेरी गुड। मास दे रखा है, क्या मास दे रखा है 1 kg, लेंथ दे रखी है r दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब मास दे रेडियस दे रखी है, और ओमेगा, इफ द ब्रेकिंग द स्टोन कैन वाइल रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल, तो स्पीड पूछी है, यानी कि ये ओमेगा नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर लगेगा। तो mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 400 न्यूटन। m दे रखा है, r दे रखा है, इनफैक्ट m भी 1 है, r भी 1 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400, तो v इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, और आंसर देख लेते हैं। 73% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। इजी है, होना ही चाहिए था, ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 25 नंबर का सवाल देख लेते हैं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड एट टू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द बॉडीज वर फाउंड टू हैव द सेम रेंज। अगर देखिए दो बॉडीज की रेंज सेम आ रही है और सेम स्पीड से जा रही है, उन दोनों के बीच में जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, अपने पढ़ा हुआ है। इफ वन ऑफ द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30-60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, then the sum of the maximum heights are attained by the two projectiles। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि भाई आपने एक को ऐसे थ्रो किया और दूसरे को वैसे थ्रो किया, दोनों की रेंज सेम आई। ठीक है, दोनों की स्पीड जो थी, दोनों की स्पीड सेम थी, ये भी 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। हमने पढ़ा है कि अगर रेंज सेम होती है तो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि अगर एक एंगल 60 है, यानी कि अगर पहला वाला एंगल मान लीजिए 60 था, तो दूसरा वाला एंगल 30 डिग्री होगा। अब हमसे दोनों की हाइट का सम पूछा है, इन दोनों की मैक्सिमम हाइट का सम पूछा है, तो हम लगा देंगे h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g, लगा देंगे ना। अब क्या क्या कॉमन आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g तो बाहर आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, यू स्क्वायर 1600 अपॉन 20, साइन स्क्वायर थीटा 1 1/4, साइन स्क्वायर थीटा 2 3/4, 1 हो गया, 1/4 प्लस 3/4 1 हो गया, 1600 अपॉन 20 80, है ना। तो बहुत सिंपल, तो टोटल हाइट का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 80। अच्छा सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए था। अच्छे बच्चों से किसी भी हालत में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से इसको किसी भी हालत में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें मालूम नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने सही दिया, कितने लोगों ने गलत दिया, पर ये एक अच्छा सवाल है। आइए एक और सवाल ट्राई करते हैं। इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल fired from the ground is u at the highest point during this motion, the speed of the projectile is, तो हमें मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड हो जाती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है u cos थीटा, और उसकी वैल्यू दे रखी है √3/2 u। ठीक है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स, तो u से तो u कट गया, cos थीटा इक्वल टू √3/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो t इक्वल टू जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, 2u साइन 30 1/2 अपॉन जी, तो कट गया u/g। बहुत इजी सवाल है, किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, और इसको भी सिर्फ 59% लोगों ने ही सही किया है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत बेसिक सवालों में ही गलती कर रहे हैं, है ना। ये भी एक सवाल है, ये रिवर क्रॉसिंग का सवाल है। द स्पीड ऑफ द स्टीमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन द, यहाँ से ये हमारी रिवर है, इसकी जो चौड़ाई है वह है 1 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, रिवर फ्लो रिवर दे रखी है। ही रीचेस, तो ये कैसे स्विमिंग कर रहा है,
इज स्ट्रोक्स आर नॉर्मल टू द फ्लो वाटर, तो ये फ्लो वाटर है, इसके नॉर्मल जा रहा है, यानी कि बिल्कुल यहाँ जा रहा है, तो रिवर इसको फ्लो कर करके यहाँ पर कहीं पर ले जाएगी, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट जो दे रखा है, ये दे रखा है 750 मीटर का, 750 मीटर का ड्रिफ्ट दे रखा है, ठीक है। जो ड्रिफ्ट होगा वो किसकी वजह से होगा, वो रिवर की फ्लो की वजह से होगा, यानी कि 750 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं वी आर इंटू टी। रिवर की जो स्पीड है वो वी आर है, मैन की जो स्पीड है, मैन की जो स्पीड है वो दे रखी है हमें 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द रिवर वाटर, तो 750 इक्वल टू वी आर इंटू टी, ठीक है। 750 इधर चला गया, वी आर रिवर का फ्लो है, टाइम कितना टाइम फ्लो किया, ठीक है। ये तो हमारे पास एक इक्वेशन हुई है। दूसरी इक्वेशन, जब ये मैन ऐसे क्रॉस कर रहा है, विड्थ को क्रॉस कर रहा है, तो विड्थ को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा क्या लगेगा, 1 किलोमीटर तो विड्थ है, और उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1/4 आवर्स लगेंगे, नहीं लगेंगे इसको, बिल्कुल, यानी कि पूरी की पूरी विड्थ को क्रॉस करने में इसको 1/4 आवर लगेंगे। ये 1/4 आवर अगर मैं यहाँ पर लगा दिए, ये 750 मीटर था, इसको किलोमीटर में चेंज करूँगा तो 3/4 वी आर इंटू टी, 1/4 से 1/4 कट गया, तो वी आर इक्वल टू होगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बिल्कुल नीट लेवल का सवाल है, ठीक है। मेरे ख्याल से हम तो नीट वाले बच्चों को भी ये सवाल करा रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि इस बार नीट का पेपर भी टफ आएगा, हम कराएंगे। में आपने सारे नीट वाले बच्चों को जेई मेन की इस लेवल के सवाल कराए, 90% जो जेई मेन के सवाल है वो इस बार बच्चों को, नीट वाले बच्चों को भी सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट का जो पेपर होगा वो फिजिक्स का थोड़ा टफ होने वाला है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ओके, a stone tied to 100 centimeter long string at its end making 28 revolution in a horizontal circle in every minute। तो हमें ओमेगा निकालना है, सबसे पहले तो ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 28 रिवॉल्यूशन कर रहा है। एक रिवॉल्यूशन 2π रेडियन घूमता है, क्या स्पीड है, कितने टाइम में घूमता है, 61 मिनट, यानी कि 60 सेकंड्स, तो ये तो ओमेगा हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज AC इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो 28 इंटू 2π अपॉन 60 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, यानी कि 1.8 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाता है 125। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 125, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी है इसमें, और कुछ भी नहीं है, पर ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्स इक्वल टू 2 मीटर, अगर एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये जो सेंटर है इसका ओरिजिन पे, द वेलोसिटी इज -4j, यानी कि इस तरफ है -4j मीटर पर सेकेंड, यानी कि घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पर इसका ये है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये घूमते घूमते यहाँ जाएगा, तो इसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तो अगर नीचे -4j है तो ऊपर 4j होगा। आप देख लो उसमें से -4i खत्म, -4j खत्म, +4i खत्म, एक ही ऑप्शन बचता है +4j, बाकी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हो गया सही, ठीक है। इतना सही करना है। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, 68% लोगों ने सही जवाब दिया। कितना टाइम लगा हमको, 52 सेकंड। 52 सेकंड में तो हमने आपको डायग्राम बना के समझा दिया इस सवाल को। तो ये हमें अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि हम कैसे करें, ठीक है। जब तक ये हम अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे तब तक सवाल नहीं होंगे। चलिए, और आज के लिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हमने बहुत प्रैक्टिस किए। आप लोगों के फीडबैक का वेट रहेगा कि आपको कैसे सेशन लगे। हमारे जो सेशन है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, ताकि आपको बच्चे का इस समय जो जेईई मेन की तैयारी कर रहा है उसका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप इतने क्वेश्चन में हमारे साथ करते हैं, आज हमने 2D मोशन के 29 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, वो भी जेईई मेन की PYQ के। तो और मेरे ख्याल से ये 1 घंटे के सेशन में हमने ये सब कर लिया, विच शुड बी गुड, है ना। थैंक यू।